हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में रिकर्सन की। रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, रिकर्सन कंसेप्ट क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ सिंपल एल्गोरिदम्स की बात करेंगे जिसमें फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, या फिर बाइनरी सर्च का आपका प्रोग्राम हो गया। तो हम शुरू करते हैं। रिकर्सन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से डेफिनेटली एक ना एक प्रॉब्लम आपकी बनेगी। तो बेसिकली रिकर्सन होता है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो रिकर्सन एक फंक्शन होता है जो अपने आप को ही कॉल करे। इट मींस ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करना है हमें जो अपने आप को कॉल करे। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फंक्शन डायरेक्टली भी कॉल कर सकता है और इनडायरेक्टली भी। इज कॉल्ड रिकर्सन अंटिल द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इन्वोकेशन। कभी कभी आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इन्वोकेशन। सेल्फ इन्वोकेशन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को भी इन्वोक करे। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है वो समझे। डायरेक्ट रिकर्सन मतलब इफ अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम इट्स फंक्शन बॉडी। मींस हमने एक फंक्शन बनाया फंक्शन 1 और ये फंक्शन 1 अपने आप को ही कॉल कर रहा है डायरेक्टली, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो आता है आपका इनडायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट रिकर्सन के अंदर क्या आता है, आपका फंक्शन जो डायरेक्ट ना कॉल करके किसी फंक्शन को कॉल करेगा और वो फंक्शन उसको कॉल करेगा जो उसको कॉल कर रहा है। जैसे फंक्शन 1 है जो फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, बट फंक्शन 2 क्या कर रहा है, फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। तो इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे फिर बात करते हैं रिकर्सन क्या होता है। इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, और कब यूज करते हैं जब फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा हो। तो रिकर्सन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद इन इट्स बॉडी देन दिस इज नोन एज रिकर्सन। अब इसकी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है रिकर्सन की। रिकर्सन की सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि उसके अंदर टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए। मींस जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कुछ ऐसा स्टेप होना चाहिए वहां पे जो उस फंक्शन को टर्मिनेट कर रहा हो। अदरवाइज क्या करेगा, वो चलता रहेगा, बार बार कॉल करता रहेगा, और इससे क्या होगा, रिकर्सिवली कॉल करेगा तो कंप्यूटर की मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, मतलब पूरी मेमोरी यूज कर लेगा, और आपका जो प्रोग्राम है या सिस्टम है कंप्यूटर आपका हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला तो आपका कंडीशन में क्या हो गया, रिकर्सिव में टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी इफ कंडीशन। अब वो जो इफ कंडीशन होती है वही आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, और वो क्या होता है आपका रिकर्सिव रूटीन के अंदर होना चाहिए। एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम हैज ए स्पेशल फीचर, इट्स रिवर्सल इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्या होता है, जब फंक्शन को कॉल करता है रिवर्सल ऑर्डर के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये होता है क्या, आगे के नेक्स्ट एग्जांपल में इसको समझेंगे। As many times there is a recursive call, then every time a new memory is allocated to the local variables of the recursive function. जब भी आप फंक्शन को जितनी बार कॉल कर रहे हो और जो लोकल वेरिएबल्स होंगे उनको न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट दे रखा है ड्यूरिंग द रिकर्सन ईच वैल्यू इज पोस्ट इन अ स्टैक। जब भी वैल्यू आप इसमें होती है रिकर्सन के अंदर, ईच वैल्यू को क्या करेगा, हर एक वैल्यू को पुश करेगा स्टैक के अंदर। अब ये स्टैक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक आपका आगे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वैल्यूज में क्या होता है, एक स्पेशल मैनर होता है जिसमें वैल्यूज को पुश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर एक लिस्ट है जिसमें जिस एंड से आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं पुश, और उसी एंड से आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को निकालोगे पॉप। तो ये होता है आपका जो सबसे लास्ट में हुआ वही सबसे पहले आउट होगा, तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफ। ठीक है, आगे चलते हैं क्या कह रहा है ये ड्रॉबैक ऑफ द रिकर्सन। ड्रॉबैक ऑफ द रिकर्सन में सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इट यूज मोर स्टोरेज एज ईच वैल्यू इज पुश्ड इनटू द स्टैक। जैसे कि हमने बात किया था जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी टाइम जो लोकल वेरिएबल्स होगा उनको मेमोरी एलोकेट करेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मेमोरी ज्यादा स्टोरेज ज्यादा यूज करेगा। देन इफ द रिकर्सिव कॉल इज नॉट चेक केयरफुली देन योर कंप्यूटर में गो आउट ऑफ मेमोरी। ठीक है, देन इट इज लेस एफिशिएंट इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम एंड स्पीड। ये क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन टाइम और स्पीड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, लेस एफिशिएंट होता है आपका रिकर्सिव कॉल। और जनरली जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं स्मॉल फंक्शंस को ही हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। अगर जिसके अंदर लूप है, लूप के अंदर तो रिकर्सिव कॉल ही नहीं करेगा। जिस प्रोग्राम के अंदर आप लूपिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे तो रिकर्सिव कॉल नहीं करता है। तो बड़े प्रोग्राम्स के लिए रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे। जब रिकर्सिव कॉल करेंगे तो क्या करेगा, एवरी टाइम जो लोकल वेरिएबल्स है उनको मेमोरी एलोकेट करेगा, कॉल करता रहेगा। तो लूप के अंदर भी यही होगा कि वो लूप के अंदर ही फंस के रह जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है,
आगे देखते हैं रिकर्सन को कैसे काम करता है, हाउ रिकर्सन वर्क। तो रिकर्सन इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिवाइडिंग द टू रिकर्सिव प्रॉब्लम्स इनटू टू पार्ट। जो आपका रिकर्सिव प्रॉब्लम्स होती है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है टर्मिनेटिंग कंडीशन। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होता है, या टर्मिनेटिंग पार्ट, जब कोई भी रिकर्सिव फंक्शन बना रहे तो उसके अंदर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए वो होता है जहां पे आप इफ कंडीशन लगाते हैं और वहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो आपका फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या होता है, टर्मिनेट। तो फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स व्हेन द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, जहां पे डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग केस या फिर बेस केस। नेक्स्ट आपका देखिए रिकर्सिव पार्ट। रिकर्सिव पार्ट क्या होता है, इट कंटेन वन ऑफ द मोर रिकर्सिव कॉल ऑन स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, इट इज कॉल्ड इंडेक्सिव केस, इसको कई बार कहते हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि क्या इसमें रिकर्सिव पार्ट है और क्या आपका टर्मिनेटिंग पार्ट है। टर्मिनेटिंग पार्ट तो आपका क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग पार्ट में आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर देगा और रुक जाएगा। रिकर्सिव पार्ट में क्या होगा, रिकर्सिव पार्ट में ही उस फंक्शन को वो कॉल करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन किया हमने, डेफ पावर x एन आर्गुमेंट पास किया, इफ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न डायरेक्टली क्या कर दिया 1। तो ये जो हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसी कंडीशन पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम एक बार जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, तो इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग पार्ट, या कई बार इसको बोलते हैं आपका स्टॉपिंग केस या बेस केस। अब यहाँ पे देखिए एल्स केस में x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल की, तो ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं हम रिकर्सिव पार्ट, क्योंकि यहीं पे फंक्शन को क्या कर रहा है, वो कॉल कर रहा है, रिकर्सिव पार्ट। और यहाँ पे देखिए इसमें कहा है कि क्या करेगा, हर बार जब भी कॉल करेगा तो ये मूव करेगा रिकर्सिव कॉल स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ। जैसे यहाँ पे x की पावर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, फिर -1, फिर नेक्स्ट टाइम फिर कॉल करेंगे तो n की पावर -2 हो जाएगी, फिर n की पावर -3 हो जाएगी, इस तरीके से चलता रहेगा। अब आगे चलते हैं, एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि डायरेक्ट कॉल और इनडायरेक्ट कॉल क्या होता है। देन अगर हम किसी प्रोग्राम में टर्मिनेटिंग पार्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, देखिए आइडियली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे एक डायरेक्ट कॉल फंक्शन मैंने बनाया है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने कहीं पे भी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं लिखी, डायरेक्ट कॉल ऑफ रिकर्सन। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं दी है, तो देखिए एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का चलता रहेगा। तो किसी ना किसी टाइम पर जाकर क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है वो डेप्थ है उसकी स्टैक की, वो फुल हो जाएगी और आपका एक आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीड व्हाइल पिकलिंग एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट जो मैक्सिमम है वहां तक पहुंच गया, देन उसके बाद आपके प्रोग्राम में क्या दे दिया, एरर दे दिया, क्योंकि ये हर बार कॉल कर रहा है। तो जितने टाइम से इसको कॉल करना है उतने टाइम से आपका फंक्शन कॉल होगा और मैक्सिमम वहां पे पहुंचने के बाद क्या करेगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, अपने आप एरर दे देगा। नेक्स्ट अगर हम इनडायरेक्ट कॉल की बात करें, इनडायरेक्ट, ये फंक्शन आपका डायरेक्ट कॉल का हो गया। इनडायरेक्ट कॉल की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोग्राम आपका, नेक्स्ट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम मैंने बना रखा है इनडायरेक्ट कॉल का। ये फंक्शन देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ इनडायरेक्ट कॉल में तो देखिए किस तरीके से आउटपुट आएगा। फंक्शन 1 मैंने बनाया जो क्या प्रिंट कर रहा है, आई एम फंक्शन 1, और फिर ये फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है। फंक्शन 2 में गए तो आई एम फंक्शन 2, और फंक्शन 2 क्या कर रहा है, फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। अब हम यहाँ पे फंक्शन 1 को कॉल किए तो फंक्शन 1 क्या करेगा, फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा तो आई एम फंक्शन 1 प्रिंट कर देगा, फिर वो फंक्शन 2 को कॉल करेगा, फंक्शन 2 को कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, फंक्शन 2 यहाँ पे आया, इसमें लिख दिया हमने आई एम फंक्शन 2, और फिर आई एम फंक्शन 2 फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, तो फिर वो वापस फंक्शन 1 पे चला जाएगा और ये भी चलता रहेगा और मैसेज आपका प्रिंट होगा आई एम फंक्शन 1, फंक्शन 1 इज नॉट डिफाइंड। डेफिनेशन पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे फंक्शन 1 की स्पेलिंग गलत है तो FUNC कर देते हैं फंक्शन 1। नाउ अब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट किया हमने प्रोग्राम को, तो देखिए प्रोग्राम के अंदर मैसेज आएगा आई एम फंक्शन 1, आई एम फंक्शन 2, आई एम फंक्शन 1, आई एम फंक्शन 2, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और क्या होगा, जैसे वो उसकी जो एक्सीड करेगा आपके ऑब्जेक्ट की, रिकर्सन फंक्शन की जो भी लेंथ होगी, डेप्थ होगी, वहां तक पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, आपको मैसेज दे देगा। अब यहाँ पे फंक्शन 1 और फंक्शन 2 की अलग अलग डेप्थ होगी, क्योंकि हर कोई अपने आप रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। तो देखिए चलते रहिए, जैसे ही प्रोग्राम पे पहुंचेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीड व्हाइल पिकलिंग एन ऑब्जेक्ट, दोनों फंक्शंस का इन्होंने स्पेसिफाई करके आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आए कि जब भी कोई टर्मिनेटिंग प्रोग्राम, कोई भी रिकर्सिव कॉल से प्रोग्राम को बना रहे हो तो टर्मिनेटिंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो
आई होप आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन का इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा और रिकर्सिव कॉल क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉल क्या होता है जो हमने लैब के अंदर रन करके देखे। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्सन। अब नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कर लीजिए आपका नेचुरल नंबर आपका n और उसकी वैल्यू आपने 5 डाल दिया, तो इसकी वैल्यू का सम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये आपका रिजल्ट आएगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को देखिए किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 प्लस यहाँ पे ले लेंगे फंक्शन जिसके अंदर 4 तक का सम कैलकुलेट करेगा। देन इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद 5 + 4 जो रिजल्ट आ गया वो प्लस यहाँ पे हम -1 कर देंगे, तो यहाँ पे रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करेंगे वो 3 के लिए, मतलब अप टू 3। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अप टू 2, देन फिर अप टू 1, और ये आपका मिनिमम केस होगा जहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। तो यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिखा है यहाँ पे डेफ सम अंडरस्कोर रिकर और n आर्गुमेंट पास किया। अब n की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू आपका 1 है तो रिटर्न क्या कर देगा ये n। अब मान लीजिए आप नेचुरल नंबर n का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 1। अब यहाँ पे ये केवल पॉजिटिव नंबर्स का सम कैलकुलेट करेगा। आगे देखिए प्रोग्राम के अंदर कंडीशन दे रखे, अदरवाइज एल्स केस में क्या करेगा, एल्स केस में हम रिटर्न डाल दिया 1 और फंक्शन को कॉल कर लिया रिकर्सिवली। और नेक्स्ट टाइम पे क्या करेगा, यहाँ पे रिकर्सिवली जब फंक्शन को कॉल किया है तो n की जगह हो जाएगा n-1, क्योंकि एक बार तो आपने फंक्शन यहाँ कॉल कर ही लिया तो n तो यहाँ पे बाहर निकल गया, नेक्स्ट टाइम पे n-2 जो फिर अब जैसे 5 लिया आपने तो देखिए ऊपर एग्जाम्पल में दे रखा है 5 प्लस रिकर्सन क्या आएगा 4। अब 4 पे रिकर्सन को कॉल किया तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा 4 प्लस रिकर्सन 3। अब रिकर्सन 3 फिर कॉल किया तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 3 प्लस रिकर्सन 2। अब रिकर्सन 2 पे जाएगा तो 2 प्लस रिकर्सन क्या आ जाएगा 1। अब रिकर्सन 1 पे पहुंचा तो क्या आएगा रिजल्ट 1। अब रिजल्ट देखिए कैसे कैलकुलेट कर देगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सम कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे हमने फिर फंक्शन में यहाँ पे लिखा नम इनपुट एंटर द वैल्यू, जिसका हमें सम कैलकुलेट करना है। इफ नम लेस देन 0 है तो रिटर्न कर दिया एंटर ए पॉजिटिव नंबर, और जैसे ही एल्स केस में जाएगा तो यहाँ पे रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करना है। तो ये आपका एल्गोरिदम भी समझाया आपको कि किस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहा है। और यहाँ पे हमने प्रोग्राम में बनाया कि किसी भी नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम कैलकुलेट करना है अप टू n टर्म्स तक, फर्स्ट n टर्म तक, हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं, कैलकुलेट a की पावर b यूजिंग रिकर्सन। अब a की पावर b अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। सपोज कर लीजिए ये कोई नंबर है आपका a, उसकी पावर आपको b कैलकुलेट करना है। b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो देखिए। a की वैल्यू तो आपकी फिक्स हो जाएगी, उससे हमें मतलब नहीं है। b की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब अगर b की वैल्यू 0 है तो a की पावर क्या हो जाएगी 0, और वो रिटर्न क्या कर देगा 1। तो ये आपका टर्मिनेटिंग केस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फंक्शन डिफाइन किया टू कैलकुलेट a की पावर b यूजिंग रिकर्सिव कॉल। फंक्शन डिफाइन किया पावर x n, इफ n = 0 है तो रिटर्न कर दिया 1। तो दिस इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन, और इसको क्या बोलते हैं, और स्टॉपिंग केस या फिर बेस्ट केस। नेक्स्ट एल्स केस में अब देखिए, अगर आपने मान लीजिए a की वैल्यू 5 एंटर की तो इसको हम ये लिख सकते हैं a × a की पावर 4। तो अब यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई तो हमने बाहर कैलकुलेट निकाल लिया, अब a की पावर 4 कैलकुलेट किया। अब a की पावर 4 के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a आपका अब क्या हो गया 4 × जो भी नंबर होगा आपका, a तो आपका फिक्स है, a × a की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे a की पावर 3 पे फिर रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 आपका बाहर आ जाएगा, फिर a की पावर 2। अब a की पावर 2 पे फिर रिकर्सिव कॉल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 × a की पावर a मल्टीप्लाई, ये a है, a × 2 की पावर 1, ठीक है। अब 2 की पावर 1 पे भी आपने यहाँ पे a की पावर 1 पे भी आपका केस नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट आपने क्या किया, फिर जो भी a है उसमें a की पावर 0। अब a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 × आपका आ जाएगा a, जो भी रिजल्ट होगा। अब इसको एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल किया ना हमने x पावर x
और n पावर में n-1 कर दिया, हर बार -1 करता चला जाएगा। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 5 की पावर 4 कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आएगा तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये वाला केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो एल्स केस में आएगा, एल्स केस में x आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, फिर यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, फिर यहाँ पे आएगा तो ये कैलकुलेट करेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, फिर यहाँ पे आएगा तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0। अब यहाँ से रिजल्ट आपका 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और आपका रिजल्ट कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट सामने आएगा वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जैसे a और b की वैल्यू एंटर की है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 है, तो रिजल्ट कैलकुलेट करके 25 डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या है, रिकर्सिवली कॉल किया हमने a की पावर b कैलकुलेट करने की। ये सेम प्रॉब्लम है जैसे अपने नेचुरल नंबर का सब कैलकुलेट कर रहे थे, उसी की तरह इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट आपका आता है फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। अब फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग रिकर्सन, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले तो फैक्टोरियल को समझे, फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही है, अगर 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम ये लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 फैक्टोरियल। अब 1 आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा, मींस टर्मिनेटिंग केस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। और देखिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम, डेफ फैक्टो n, इफ n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दिया 1, अदरवाइज रिटर्न कर रहा है n मल्टीप्लाई बाय रिकर्सिव कॉल कर लिया है इसने फैक्ट माइनस n-1। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट की वैल्यू अगर मान लीजिए, अब हम फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन को हमने कॉल किया फैक्टो 5, फैक्टो 5 के अंदर इसको कॉल किया तो रिटर्न 1 तो होगा नहीं क्योंकि 5 है। यहाँ पे आएगा रिटर्न करेगा तो रिटर्न में n कितना है आपका 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टो कैलकुलेट किया, यहाँ पे कॉल किया रिकर्सिवली n-1, n कितना है आपका 5 -1 दैट इज 4। अब जैसे ही फैक्टो 4 करेगा तो फैक्टो 4 क्या रिटर्न करेगा, 5 की जगह जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टो 3। अब फैक्टो 3 क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टो 2। फैक्टो 2 क्या रिटर्न करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टो 1। अब फैक्टो 1 क्या रिटर्न करेगा आपका, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है तो फैक्टो 1 रिटर्न कर देगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना हो जाएगा 4 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो 5 फैक्टोरियल आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया यूजिंग रिकर्सन। आगे चलते हैं। फिबोनाची की सीरीज अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे इसको समझे। फिबोनाची की सीरीज होता है क्या है, फिबोनाची की सीरीज में पहला नंबर आपका 0 होता है, दूसरा नंबर आपका 1 होता है, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर आएगा वो इन दोनों का सम आएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। अब जो आपका फर्स्ट था, जो पहले आपका सेकंड था वो फर्स्ट बन जाएगा, और जो आपका रिजल्ट आया था वो सेकंड बन जाएगा। अब इन दोनों का सम कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। अब ये आपका क्या आ गया सेकंड, और जो आपका ये था ये क्या आ जाएगा फर्स्ट, इन दोनों का सम तो 3 आ गया। इस तरीके से आपका चलता रहता है प्रोग्राम अप टू n टर्म्स तक। तो ये होता है आपका फिबोनाची की सीरीज। फिबोनाची की सीरीज का सिंपल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक वेरिएबल लेंगे फर्स्ट, उसकी इनिशियल वैल्यू 0, एक वेरिएबल लेंगे सेकंड, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 ले लेंगे, देन इन दोनों को हम प्रिंट कर देंगे, देन फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे कब तक आपको प्रिंट करना है, फॉर i इन रेंज, और जितने तक आपको प्रिंट करना है, सपोज कर लीजिए 1 और 2 टर्म्स प्रिंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप 2 से शुरू कर देंगे, नेक्स्ट आपका n तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे t इक्वल टू f प्लस आप s कैलकुलेट करेंगे, प्रिंट कर देंगे t को, और जो फर्स्ट था वो सेकंड था वो फर्स्ट हो जाएगा, जो सेकंड था वो क्या सेकंड में किसकी वैल्यू हो जाएगी थर्ड की। तो चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, फिबोनाची की सीरीज का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब फिबोनाची की सीरीज में रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू रिकर्सिवली कॉल हो रही है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हमने फंक्शन को डिफाइन किया डेफ नंबर, यहाँ पे n पास किया, अब n लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दिया 1, क्योंकि n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर आप रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न में कर रखा है फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, ये आपका फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 पास किया तो 5 टर्म्स प्रिंट करेगा, तो n की वैल्यू 5 हो गई। अब 5 पे ये केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो फिब 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा फिब 2 माइनस n आपका 5 है, 5 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 आपका ये है तो फिब 3 हो जाएगा। अब फिब 3 के अंदर फिर कॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिब 3 के अंदर क्या आ जाएगा फिब 3 माइनस 1 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस फिब 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 1। अब फिब 1 पे आया तो फिब 1 पे तो रिटर्न क्या कर देगा 1 और फिब 2 पे क्या हो जाएगा ये कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिब 1 और फिब 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, इस तरीके से इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होता हुआ ये इस तरीके से चलेगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा और आपका फिबोनाची सीरीज का जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका क्या है फिबोनाची सीरीज से हम किसी भी नंबर का कितने भी टर्म्स का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देंगे। अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पूछा हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू डिस्प्ले, n टर्म्स दे दिया तो m टर्म्स के लिए इसलिए क्या कर देगा प्रिंट कर देगा रिजल्ट। अब आगे चलते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, सबसे पहले तो बाइनरी सर्च एक आपका सर्चिंग मेथड है जिसमें सॉर्टेड डेटा पे काम करता है। अगर आपका डेटा सॉर्टेड है, सॉर्टेड मींस आपका डेटा क्या होगा ऑर्डर डेटा पे काम करेगा। अब इसमें क्या करेगा पहले मिड कैलकुलेट करता है, मिड कैलकुलेट करने के बाद अब इस एग्जांपल को देखिए पहले यहाँ पे 23 को सर्च करना है। अब आपका ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी क्या है सॉर्टेड एलिमेंट्स में तो इस लिस्ट का मिड कैलकुलेट करेगा। अब मिड 4 आया, मिड कैसे कैलकुलेट किया इसने, यहाँ पे 0 पे आप बिगिनिंग आपका लोअर इंडेक्स आपका 0 है और अपर इंडेक्स है तो मिड कैलकुलेट करेगा ये मिड इक्वल टू लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 करके इससे कैलकुलेट कर देगा और वो इंटीजर में आनी चाहिए वैल्यू क्योंकि फ्लोट में इंडेक्स आपका होता नहीं है। तो मिड को कंपेयर करेगा, मिड के साथ जो एलिमेंट सर्च करना है उसको कंपेयर करेगा, या तो जो एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं वो इस तरफ होगा फर्स्ट हाफ में होगा या जो एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं वो सेकंड हाफ में होगा। अगर वो एलिमेंट फर्स्ट हाफ में हुआ तो आपको अब नेक्स्ट टाइम पे एलिमेंट इस वाले सेक्शन में सर्च करना है और इस वाले सेक्शन के लिए आपका लोअर बाउंड तो 0 ही रहेगा बट अपर बाउंड जो है वो क्या हो जाएगा जो मिड कैलकुलेट किया है उससे -1 तो यहाँ पे अपर बाउंड इक्वल टू हो जाएगा मिड -1। और अगर ये सेकंड हाफ में हुआ तो इस केस के अंदर लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ से सर्च करोगे तो उस केस में लोअर बाउंड हो जाएगा मिड +1 और अपर बाउंड यही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे मिड कैलकुलेट करेंगे सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट करने के बाद इसने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद फिर फर्स्ट हाफ में आएगा, फिर फर्स्ट हाफ में जाने के बाद इधर एलिमेंट को सर्च करेगा। तो ये वर्किंग कंडीशन होता है, ये वर्किंग डिस्क्रिप्शन है आपके बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च कैसे काम करती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी देखिए इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से फाइंड करना है ये। तो पहले इसने आइटरेशन के अंदर मिड कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट करने के बाद या तो फर्स्ट हाफ में होगा एलिमेंट या फिर सेकंड हाफ में होगा। अब सेकंड हाफ में तो फिर सेकंड हाफ का मिड कैलकुलेट किया, फिर या तो इस वाले हाफ में होगा या फिर इस वाले हाफ में होगा। फिर यहाँ पे चेक किया तो इस वाले हाफ में डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट विच वी आर हैव टू फाइंड, तो यहाँ पे इसके अंदर इस केस में आ जाएगा, इस केस में कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे रिपीटेडली हम क्या कर रहे हैं उसको कॉल कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं बाइनरी सर्च के प्रोग्राम। अब देखिए बाइनरी सर्च के अंदर रिकर्सिव कैसे कॉल किया है। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करने के लिए बाइनरी सर्च प्रोग्राम बनाया, एरे पास किया, लोअर इंडेक्स पास किया, अपर इंडेक्स पास किया, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो कैलकुलेट पास किया। अगर r लोअर इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपका अपर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर इंडेक्स है तो मिड कैलकुलेट करेगा इंटीजर में। और मिड कैसे कैलकुलेट किया, l प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ पे l प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 क्यों कैलकुलेट किया वो देखिए। r आपका क्या हो जाएगा लोअर अपर इंडेक्स, लोअर इंडेक्स ये हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट होगा आपका, क्योंकि लोअर इंडेक्स जो भी एलिमेंट होगा लोअर इंडेक्स आप लेंगे 0 और अपर इंडेक्स जो r होगा वो एलियंथ ऑफ लिस्ट लेंगे, एलियंथ ऑफ एरे एलियन फंक्शन के साथ लिस्ट कैलकुलेट करेंगे और लिस्ट जो टोटल देगा उसमें क्या देगा आपका साइज देगा, साइज में से -1 करेंगे क्योंकि इंडेक्स आपका 0 से शुरू होता है तो 0 में जितनी भी साइज होगी उसमें -1 तक चलेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 कर दिया। अब एरे ऑफ मिड अगर इक्वल टू x है तो रिटर्न कर दिया इसने मिड, क्योंकि मिड पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिल गया। इफ एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन x है तो बाइनरी सर्च कॉल हो जाएगी और बाइनरी सर्च में एरे रहेगा, आपका लोअर बाउंड ऐसे कैसे रहेगा बट अपर बाउंड क्या हो जाएगा मिड -1। तो यहाँ पे कॉल कर लिया बाइनरी सर्च के फंक्शन को अगेन। और अगर ये केस नहीं है
तो एरे ऐसे कैसे रहेगा, और जो लोअर बाउंड हो जाएगा वो क्योंकि सेकंड हाफ में तो मिड +1 हो जाएगा, और अपर बाउंड ऐसे कैसे रहेगा, जो एलिमेंट सर्च करना है वो ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दो जगह पे हमने फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर लिया। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा आपका, और बाइनरी सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2, 3, 4, 10, 40, x की वैल्यू 10 है, रिजल्ट में आपको सर्च करना है, तो रिजल्ट के अंदर क्या करेगा, रिटर्न मिड करेगा। मिड इक्वल टू अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द इंडेक्स, और जो भी लिस्ट होगा वो इंडेक्स प्रिंट कर देगा। इस तरीके से आपका ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है रिकर्सिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर लैब एक्टिविटी में हम बात करेंगे इन सभी प्रोग्राम्स को पाइथन IDLE पे रन करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, कैसे आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, वहां पे और फिर एक्सप्लेन करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग। तो सबको शिक्षा घर से शिक्षा, अच्छी शिक्षा। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, और यूट्यूब चैनल क्लासिक पाइथन को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद आपका बहुत।